हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि मैं सिलेक्टेड अपने साथियों के साथ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ और आपका बहुप्रतीक्षित जो इंटरव्यू है यानी हमारा पॉडकास्ट है वो आप लोगों के बीच आ चुका है। आज हमारे साथ हैं अजय त्यागी सर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता परीक्षा थी उसको इन्होंने जो है पास किया। सबसे अच्छी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सीखने की मिलेगी कि सर ने चूंकि अभी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था जीआईसी लेक्चरर का उसको क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अजय त्यागी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अपने चैनल पर। और धन्यवाद सर। काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी लोगों को, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाल दिया था आपके बारे में, तो लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए कि सर कब आ रहे हैं। तो आज चूंकि मौसम खराब था इसलिए इंटरव्यू हो नहीं पा रहे थे, इस वजह से सर ने जो है आज समय दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे साथियों को बताएं। सर, सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। हम लोग जो है कई परीक्षाएं क्वालिफाई किए जी, 3-4 जगह हमारा सिलेक्शन हुआ जी जी जी। DSSB दिल्ली वाले में भी, और आश्रम पद्धति लेक्चरर जी, ये जो ये भी लोक सेवा आयोग से होता है आपके, जी सर। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी लेक्चरर इसमें भी चयन हुआ। नहीं और ये सब पूरे रिटर्न जितने थे मतलब रिटर्न के आधार पे, जैसे डिस्क्रिप्टिव। तो यही मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये आज जो इंटरव्यू है सर के साथ, जो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप परेशान हुए किसी भी सब्जेक्ट से, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप घबराइए नहीं, इंटरव्यू पूरा देखिएगा। सर पूरा अनुभव अपना बताएंगे कि कैसे इन्होंने इंटरव्यू लिखा था, क्या कैसे तैयारी किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर का जीवन जो है बहुत संघर्षमय रहा, गरीब परिवार से थे, बहुत सारे संघर्ष किया इन्होंने। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टेस्ट, और टेस्ट की सुविधा सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मिल जाती है आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर, जहां पर इस समय मिशन ऑफिसर के थ्रू एक विशेष ऑफर चल रहा है, जिसके माध्यम से आपको यह जो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो पास मिल जाता है मात्र 483 रुपये में, और ईयरली टेक्स्ट बुक जो है पास प्रो मैक्स आपको मिल जाता है मात्र 615 रुपये में। जी हाँ, अगर इसके ऊपर आप हमारा एक कोड यूज करते हैं GIC12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 900 प्लस एग्जाम्स हैं, साथ ही साथ 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को, इस ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के डाउनलोड करें और इस ऐप के माध्यम से प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को एनहेंस करें। सबसे पहले क्वेश्चन ये है सर आपसे, जो सबकी ये जो है डिमांड रहती है कि आपने जो तैयारी करा था वो सेल्फ करा था या कोचिंग किया था? वो सेल्फ से किया था। जी हाँ। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास कोचिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? नहीं सर, उसके एक जीता जागता उदाहरण है, इस बात को आप समझ लीजिए। और सर भी बहुत गरीब परिवार से थे, ठीक है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को आप बिल्कुल भी बाधा नहीं बना सकते हैं, अपनी सिचुएशन को आप बाधा नहीं बना सकते, किसी भी बाधाओं को आप पार कर सकते हैं, उसके जीता जागता उदाहरण सर हैं। ठीक है सर, आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके सिलेबस को। अगर 0 लेवल से शुरू करा जाए, या अभी जिसने तैयारी नहीं शुरू करी है या अभी शुरू कर रहे हैं, जो नए नए लड़के हैं, उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो उसके लिए तो सर देखिए, पहले नंबर पे अब तो NCERT बुक चलने लगी। जी जी। चाहे वो UP बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। जी सर। NCERT पैटर्न चलने लगा। हाँ। तो NCERT 9th 10th 11th 12th जी जी, बायोलॉजी का इतना बड़ा सिलेबस नहीं बचा है अब। पहले क्या था कि रमेश गुप्ता जी की बुक थी। अच्छा सर। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी जो है MP कौशिक जी की। जी जी सर। ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं इंटर की। अच्छा। जो स्टूडेंट पूरी तरह से तन्मयता से उनका अध्ययन किया है। जी 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 सर। जूलॉजी और बॉटनी का MP कौशिक जी, और जो है रमेश गुप्ता जी। जी जी सर। जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों का। और इसमें एक बीरबाला रस्तोगी जी की भी बुक है, नगीन प्रकाशन की। जी। कुछ लोग उसको भी पढ़ते थे। ये इंटर की किताबें हैं ये दोनों। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, सर का कहने का मतलब यह है कि आप अपने सिलेबस को उठाइए, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं जी उनको आप हाई स्कूल और इंटर की जो एक किताबें सर आप बता रहे हैं जी, इनसे अध्ययन करिए जी, तो मतलब आपकी तैयारी यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अब सर हम जो है जैसे
पहले से पढ़े हुए हैं। जी जी। रमेश गुप्ता भी पढ़े हैं, MP कौशिक भी पढ़े हैं, नगीन प्रकाशन की कुछ लोग चलवाते थे, कुछ टीचर्स, तो अलग अलग पढ़े। तो जो किताबें आपने इंटर में पढ़ी है, हाँ, उसको ही आप उठा लीजिए। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें इसी प्रकाशन की ही लेनी है। हाँ, सर का कहने का मतलब है कि कोई भी किताब। और इसके अतिरिक्त जो है नीट की बुक भी आ रही है। अच्छा, कि उसमें इंटर का सिलेबस पूरी तरह से कवर्ड हो रहा है। अच्छा। और नहीं, मैं तो पहले कहूँगा MP कौशिक जी की जो बॉटनी की किताब है, हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन, उसकी भाषा बड़ी सरल, अच्छा, और हाँ, बहुत अच्छा समझ में आता है। हाँ। रमेश गुप्ता जी की भी इसी तरह बुक है। जी जी जी। तो इनमें जो है लगभग 70% क्वेश्चन, जी जी, आपको 70% क्वेश्चन इंटर की बुक से ही मिल जाता है, चाहे आपका प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन। जी 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 जी। कहने का मतलब सर का है कि प्री और मेंस अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आपको आपका बेस तैयार करना चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो पहले एग्जाम हुए हैं। उसके बाद आप जो आपके सिलेबस का पॉइंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को अपने आप हाई स्कूल या इंटर की जो किताबें हैं वो आप किसी भी प्रकाशन की है आप पढ़ें, वहाँ से आप लीजिए। क्या सर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी? जी जी जी, ग्रेजुएशन बिल्कुल बिल्कुल 30-40% जो है ग्रेजुएशन MSc, तो ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन काफी कवर कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंटर आपका सबसे ज्यादा कवर करता है। कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सिलेबस का जो पार्ट है आपके सिलेबस में बायोलॉजी में, वो आपके कहीं से भी हो, आप उसको जो है जी जी अध्ययन करें, चाहे वो इंटर में। कुल मिला के आप अपना देखिए, सबसे पहले सिलेबस उठा लीजिए। जी सर जी। जो आपके LT में, GIC लेक्चरर में, जी सर, PGT में, हाँ, और TGT में, हाँ, जो भी सिलेबस है, हाँ, उस सिलेबस को आप उठा लीजिए। हाँ, उस सिलेबस वाइज जो आपको बहुत अच्छा सरल लगता हो, हाँ, हाँ, पहले आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर डालिए। जीरो लेवल से, यही जीरो लेवल से उसको आप कंप्लीट कर डालिए। कंप्लीट करने के पश्चात सर, जैसे कि कठिन आपको लग रहा है, तो उसको जो है आपको चाहे जहां वो बुक मिले, किताबों का तो इतना बड़ा भंडार है कि आप पढ़ते रहेंगे तो पूरे जीवन नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आपको अपना सिलेबस कवर करना, हाँ, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, सिलेबस टू सिलेबस, हाँ, आपको चलना है और आगे बढ़ना है। जी, और इसके अलावा जो है आपका मतलब पूरी तरह से आप पहले नंबर पे जहां पर नोट्स तैयार करना चाहें, जी जी, मैं तो यही कहूंगा पहले आप अपना सिलेबस लिख लीजिए। जी बिल्कुल सर। सिलेबस के एकदम कंठस्थ होना, सिलेबस लिखने के पश्चात ही आप अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए। जी जी सर। तो चलिए ठीक है, सर ने डिस्कस किया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन ये भी बनता है सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ लोगों ने मैसेज किया था, लेकिन इस पे हम सर की भी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कहेंगे कि इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, प्रीवियस ईयर को देखिए, जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की कोई बातें नहीं है इसमें सर, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाता है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखिए, ये एक यूथ का जो है हमारे पास है। जी जी सर। यूथ में चाहे बॉटनी का और जूलॉजी का, जी जी सर, दोनों का ये मतलब इसमें त्रुटियां तो मिलती हैं, लेकिन जब कई स्टूडेंट कई किताबें पढ़ लेता है अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो कमी को ढूंढ निकालता है। इसी तरह ये शिल्पी का भी जो है ये आता है, शिल्पी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस पहले आप सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा, तैयारी में सिलेबस तो देखी है ही, इसके पहले जो है आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, खास करके TGT के लिए, हाँ, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में दिए रहता है इनमें। और इसके अलावा ये जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बुक आती है, ये अच्छा सर, इसमें सिलेबस अरिहंत की बुक है। अच्छा, इसमें इतना अच्छा तो नहीं मिल पाएगा, मतलब टेक्स्ट बुक तो नहीं है ये, लेकिन इसमें बहुत से अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। घबराना नहीं, ध्यान से समझना है। सर कह रहे हैं किताबें सर के पास जो उपलब्ध थी उससे उन्होंने अध्ययन किया था। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने जो सिलेबस है उन सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उन टॉपिक्स को ढूंढना है कि कहाँ से मिलेंगे, चाहे वो हाई स्कूल की किताब हो, इंटर की किताब हो, ग्रेजुएशन की किताब हो, वहीं से आपको पढ़ना है। अभी और कुछ किताबें जो मार्केट में उपलब्ध है, हम उन पर भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ जी। तो सर कुछ ऐसी किताबें बताएं जो मार्केट में खास करके जो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उपलब्ध। जी सर, जैसे BSc की जी PL कोटपाल,
अच्छा, कि जूलॉजी की बुक जो है बहुत अच्छी आती है, लेकिन बहुत ब्रॉड है सिलेबस। अच्छा अच्छा अच्छा। हम एक बात कह चुके हैं कि आपको टॉपिक टू टॉपिक, हाँ, वो तो ध्यान में रख। अब किताबें तो एक किताब में कोई भी सिलेबस उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये सर तो एक किताबें आपको 20 पढ़ना पड़ेगा, अपने टॉपिक, लेकिन उसमें आपको अपना टॉपिक पढ़ना है, अपना सिलेबस पढ़ना है। जी जी। और इस तरह किताबें तो बहुत हैं जी, बिल्कुल, किताबें बहुत उपलब्ध हैं। अब इसके अलावा यूनिफाइड की, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, तो यूनिफाइड की एक शिवलाल पब्लिकेशन की बुक आती है। जी जी सर। वो भी बहुत अच्छी बुक आती है। उसमें आप चाहे सेल बायोलॉजी और जो है जेनेटिक्स, इनकी मतलब उसमें साइटोलॉजी पूरा जो है उसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई, ये सभी कुछ उसमें उपलब्ध है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि एक जैन की बुक आती है। जी सर, जी सर। टेरिडो, ये बीएससी की है। जी सर। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वो टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इसमें उपलब्ध है। जी सर। और जैसे पीके गुप्ता जी की भी बुक है, एक बहुत बेहतरीन बुक है, टेक्स्ट बुक है। इसमें कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इकोसिस्टम, अब जैसे आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, तो ये भी यूनिफाइड में बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें किताबें तो आपकी बहुत सारी है मार्केट में। जी जी। जैसे अब फैमिली के लिए भी इंग्लिश मीडियम में अच्छी बुक आती है। तो उन किताबों को आपको पढ़ना है और उसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है। जी जी। पूरा ब्रॉड पूरी जो है पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक को। अब एक बुक आपको, जैसे हमने बताया ये वाली नीट की इनरोलमेंट, ये बेस्ड ऑन लाइन टू लाइन थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा, ये जो है एनसीईआरटी के बेस्ड भी किताब है। इसमें फर्स्ट और सेकंड बुक आती है। इसकी भी भाषा, नई किताब आई है अभी, इसकी भाषा बहुत अच्छी है। इसका भी यूज आप कर सकते हैं। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी 9th में थोड़ा सा 2-3 चैप्टर हैं, 10th में 4-5 चैप्टर हैं, 11th 12th में है। एनसीईआरटी में कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। थोड़ा आपको मेहनत रगड़ तो करना पड़ेगा सर, मेहनत तो करना पड़ेगा, वो सब कवर हो जाएगा। बिल्कुल सर, कहने का मतलब यह है कि आप सिलेबस एनालिसिस करें, टॉपिक्स को लें, जो टॉपिक्स आपके हैं, यही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर स्टेप टू स्टेप क्या पढ़ाई करें। तो यार देखो, सर के अकॉर्डिंग, और मैं भी बार बार ये चीज़ें बताता रहता हूँ सर, कि आप पहले सिलेबस एनालिसिस कर लें, आपको टॉपिक्स कहाँ से पढ़ना है ये क्लियर कर लें। उसके बाद उन टॉपिक्स को पढ़ करके आप अपना एक नोट्स बनाते हैं। हाँ सर, आप बताएं नोट्स बनाना कितना जरूरी है सर? नोट्स तो सर, अब जैसे परीक्षा के दौरान, मतलब जैसे एनर्जी के लिए हमें टॉनिक की रामबाण कैसे जरूरत होती है। जी 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 सर। तो इसी तरह आप जो है परीक्षा के दौरान यदि स्टेप वाइज स्टेप लिखे रहते हैं, तो लिखा हुआ भाई, अब आप उसमें कई ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। सर भाई रिटन का भी जो है लिखते भी जाते हैं, देखते भी जाते हैं, सोचते भी जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है परीक्षा के दौरान एक बार में तुरंत जो है स्पीड से रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, आप अलग अलग जगह से आप टॉपिक्स को पढ़ लिए, ठीक है। अब सारी किताबों को तो एक बार में पढ़ नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसको आप अपने स्तर से एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसका फिर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर, उनको बना करके आप जो है जब अपने एग्जाम के दौरान आप उनको तैयार कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सर कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि अब जैसे सिलेबस कम समय में तैयार करने का, तो फिलहाल यार यही है, इसका कुछ अलग से और कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब सर कोई एक बेहतरीन कोचिंग बताइए, अगर जो लोग इन तरीके से इधर उधर नहीं भटकना चाहते, या जो इतना नहीं कर सकते, या जिनके लिए चाहते हैं कि एक जगह जो है सारा मटेरियल मिल जाए, किसी कोचिंग, कोई आप जानते हो जो बेहतर चल रहा हो, जो अच्छा दे रहा हो। मैं आपको पहले ही बताता हूँ सर, मैं इन लोगों को पहले ही रिकमेंड कर दूं कि किसी का प्रमोशन नहीं है और कोई वो नहीं है, बस नाम उनका सुना है और उनके अनुभव के अकॉर्डिंग जो उनके छात्र हैं उन्हीं के बेस पर सर भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगा। अब तो मैं अभ्यर्थियों को यही बताऊंगा कि मैंने तो ना तो अपने जीवन में हाई स्कूल इंटर में कोचिंग किया, न बीएससी में किया, न किसी कंपटीशन की कोचिंग किया। जी जी सर। जहाँ कोचिंग की रही बात, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग पढ़ना नुकसानदायक है। कोचिंग पढ़ना कोई मतलब नुकसान नहीं है, उसमें फायदा ही है, क्योंकि वो टॉपिक बाय टॉपिक टीचर बहुत जल्दी बता देता है, चीजों को आसानी से कवर करा देते हैं। अगर आपका बेस नहीं भी तैयार है तो भी हो जाए। जैसे सर अगर मान लीजिए कोई छात्र है, अब इसमें एक मैम है
उनका नाम अंजू मैम करके नाम सुने हम। पढ़ा तो मैं नहीं हूँ, मेरे मित्र कई पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है बहुत अच्छा बताते थे कि मानो अंजू मौर्य हैं, ये चंद्रा क्लासेस के नाम से चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इलाहाबाद में? इलाहाबाद में है या कहीं है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। हाँ नहीं, चंद्रा इंस्टीट्यूट अलग है। अच्छा अच्छा। चंद्रा क्लासेस अलग है। अच्छा। तो चंद्रा क्लासेस में पढ़ाती हैं अंजू मौर्य मैम। तो उनका जो उनकी भाषा भी सरल है। अच्छा। और वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बताती है। अच्छा, तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है? ऑनलाइन उपलब्ध है, और उन्हीं का मार्क टेस्ट भी आता है। अच्छा अच्छा। मार्क टेस्ट जो है, जैसे मार्क टेस्ट की बात कही जाए, तो बहुत अच्छे प्रश्न जो है वो चुनिंदे प्रश्न देती हैं। तो मार्क टेस्ट भी उन्हीं से आप जो है ले सकते हैं। और 500-550 में मार्क टेस्ट मिल जाता है। अच्छा, उनका? हाँ उनका। तो जी सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर। नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कोचिंग लेना है तो आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके उनको भी देख लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो ज्वाइन करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। हम लोगों का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, और हम उनको व्यक्तिगत तौर पर मैम को जानता भी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो फिर ये चीज़ें हैं, सर के मित्र लोग कुछ पढ़े हैं, बताए हैं उनके बारे में। भाई मैं अंग्रेजी का हूँ तो अंग्रेजी के बारे में जानता हूँ, सर ने बताया तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैटर्न चेंज हुआ है तो लोग बिल्कुल इसी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जी सर। लोक सेवा आयोग की जो कॉपी होती है, उसमें यूपी पीएससी जैसे पीसीएस की कॉपी होती है। सेम उसी तरह A4 साइज का पेपर होता है। अच्छा अच्छा। उसमें जो है बीच में मिडिल पॉइंट में लिखना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिडिल भाग में जी जी, थोड़ा साइड में जगह एग्जामिनर को नंबर देने के लिए स्पेस खाली रहता है। बाकी आप लोग देखिए वहां पर चाहे ब्लैक पेन से लिखें, चाहे ब्लू पेन से लिखें। और बायोलॉजी के लिए तो मैं खासकर ये बताना चाहूंगा कि वो जो है फिगर, जी सर, फिगर का बहुत, फिगर जो है यदि आपने बना दिया और आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर का नामनक्लेचर जो नामकरण करना है आप इंग्लिश से ही कर दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर ये नियम है जी जी सर कि आप यदि हिंदी मीडियम लिख रहे हैं तो हिंदी मीडियम लिखें। अच्छा अच्छा। और यदि इंग्लिश मीडियम लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, बहुत लोगों का सवाल होता है ये बात को, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था। जी 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 सर, इसीलिए तो मैं हमें जो है हम पीसीएस वाले स्टूडेंट हमें बताए ये बात, जो अभ्यर्थी तैयारी करते रहे हमारे बड़े भैया लोग, तो उन्होंने ये बताया कि हिंदी मीडियम लिखना है तो हिंदी से ही लिखे, इंग्लिश मीडियम लिखना है तो इंग्लिश से ही लिखे। अच्छा, लेकिन बायोलॉजी की जहाँ खास बात बताएं, मैं जैसे लिखा हूँ, मैंने हिंदी मीडियम से लिखा है। अच्छा, पूरी हिंदी लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड, जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इंग्लिश में वर्ड यूज कर दिए। हेडिंग भी आप हिंदी से ही लिखिए, इंग्लिश में आप जो है ब्रैकेट में लिख दीजिए। राइटिंग का इंपॉर्टेंट, राइटिंग लिखावट थोड़ा सा बहुत मतलब ठीक ठाक होने चाहिए, साफ सुथरा दिखे। जी जी। लेकिन आपका चित्र सबसे मायने रखता है। अच्छा अच्छा सर। यदि आपने चित्र बना दिया, जी जी सर, चित्र बनाने पर इंग्लिश से नामकरण कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदी से। हाँ, मतलब कहने का इतना अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं हो कि भाई आधा अंग्रेजी में लिख रहे हो, आधा हिंदी में लिख रहे हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का अपना प्रयोग करें, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जी जी, जैसा कि मेरा मानना है कि वो सोचते हैं कि इंग्लिश लिखें कि हिंदी लिखें। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कि वो हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी से लिखें और बहुत अच्छे शब्द लिखें और चुनिंदे शब्द लिखें। ऐसा नहीं कि अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया तो आप पूरी माइटोकॉन्ड्रिया जो है लिखे जा रहे हैं। उसमें आप चुनिंदा तुरंत फिगर खींचिए और उसका नामनक्लेचर करिए। और नामनक्लेचर करने के बाद उसमें वो मतलब ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए जितने शब्दों में कह रहा है। एग्जामिनर आपका चित्र देखेगा, उसी से प्रभावित होगा और आगे बढ़ जाएगा आपको नंबर देके। सबसे पहले चित्र जो है, सबसे मैं कहूँगा कि आधी लड़ाई आपकी चित्र से है। चित्र जीत एग्जाम क्वालिफाई करने की आधी लड़ाई बायोलॉजी वालों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर। एक क्वेश्चन और इन लोगों को रहते हैं कि सर जैसे जो कॉपी होती है, क्या कॉपी में बीच में 125 वर्ड का मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखना है तो 125 के बाद क्या ऐसा होता है कि उसके बाद उससे ज्यादा जगह नहीं होती है क्या? नहीं, जगह नहीं होती उसमें एक निर्धारित जगह आपका क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा। अच्छा अच्छा। अब वो क्वेश्चन उसी लोक सेवा आयोग की जो कॉपी है यूपी पीएससी की, उसमें ऊपर
प्रश्न लिखा रहेगा। अच्छा, और वो आपको 25 मतलब 25 वर्ड्स के लिए या 125 वर्ड 125 जो भी उसके लिए वो स्पेस रखता है, फिर आगे प्रश्न। तो आप इसीलिए मैं यही विशेष रूप से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जो है इधर उधर प्रश्न को घुमाइए नहीं, प्रश्न को मतलब जैसा प्रश्न पूछ रहा है उसका सीधे उसका सटीक आंसर दे दीजिए। और जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सके उतने अच्छे शब्द प्रयोग करें और सरल शब्दों का प्रयोग करें कि एग्जामिनर आपकी बात को एक बार में समझ जाए, उसको ज्ञान ना दीजिए। हाँ, एग्जाम आपको लगा कि हम उसको ज्ञान दे दें तो फिर वो ज्ञान आपको दे देगा, ये बात होती है। क्योंकि देखिए सर, हम लोग भी जब कापियां जांचते हैं तो अगर ये लगता है कि बच्चा बेवकूफ बना रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एक माइंड में ये सवाल चल जाता है। अगला एक क्वेश्चन और करेंगे सर कि बायोलॉजी में जैसे किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को परिभाषित करिए या लिखिए उसके बारे में, तो अगला क्वेश्चन मतलब कैसे बनते हैं, कौन कौन से? अब बायोलॉजी में जैसे सेक्शन ए में मैंने बताया कि जैसे 5 क्वेश्चन हैं। अब जैसे पिछले टर्न में जैसे रिटन की बात है, लेक्चरर की बात हम कर रहे हैं, समझिए इसमें देखिए जैसे कि अब एक फैमिली दे दिया कंपोजिटी। कंपोजिटी में आपका फ्लावर फार्मूला पूछ लिया, पुष्प सूत्र, फ्लावर का फिगर पूछ लिया, और उसके जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ लिया, आर्थिक सहयोग, और उसका जो है बॉटेनिकल नाम पूछ लिया। ये सर का पेपर है जिसको सर ने पास किया था। आप लोगों को अगर चाहिए होगा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। स्तनीय हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। दुई परिसंचरण तंत्र, हाँ, पर एक टिप्पणी भी लिखिए। जी जी, अपने उत्तर को सुचिन्हित मैं पढ़ देता हूँ। हाँ सर, आप बताइए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब जैसे सेल डिवीजन से ये प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई ना कोई कोशिका विभाजन से पूछता है। अब इसके बाद जो है जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में पूछ लिया। जी सर। अब जैसे सेक्शन बी में है, ये सब 25-25 नंबर के क्वेश्चन हैं। जी सर, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसके बाद जैसे सेक्शन बी में है 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है। जी सर। अब इसमें जैसे डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। जी जी। इसमें आवृत्ति बीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट के विकास का वर्णन कीजिए। अब जैसे अगला है 15 नंबर का सेक्शन बी में ही ब्रायोफाइटा के वर्धी जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। अब इसके बाद जैसे इस तरह से मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया, जैव विकास के साक्ष्यों पर चर्चा करी। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपके हाई स्कूल क्या बोलते हैं बीएससी यूएससी में पूछे जाते हैं। जी जी, नहीं ये इंटर के प्रश्न हैं। हाँ, तो वही है, इंटर के प्रश्न है। हमने आपसे बताया कि इंटर का लगभग 70% सिलेबस कवर होता है। जी जी सर। आप चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, मतलब ये और चाहे जो बना हुआ है अगर ये डिस्क्रिप्टिव है, कैसे करेंगे ये है, कुछ नहीं है। समझिए बात को। सर बहुत योग्य है, सर ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन अगर आप भी मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सर ने मुझे कल दिखाया एक किताब, इन्होंने अभी दिखाया, इनकी किताब बहुत पहले इन्होंने जो है छपवा दिया था, हालांकि पब्लिश नहीं किया सर ने, जो है हम तो इनसे कह रहे थे पब्लिश हो गई है। अच्छा, पब्लिश कर दिया हमने, पब्लिकेशन को अनुमति नहीं दिया हम। अच्छा, इसको बेचने की। तो ये जो है आज इसको अभी हम लोग देखते हैं, अगर कुछ सुधार करना होगा तो करेंगे, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप पब्लिश करिए जो है जी, और लोगों को जिससे हित हो सके। ठीक है। इसमें सर 25 से 30 क्वेश्चन इसे लोग 5 दिन में पढ़ सकते हैं। अच्छा, 5-10 दिन में। हाँ। और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आराम से निश्चित रूप से मिल जाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव वाले। हाँ, चलिए ठीक है सर। ये इसमें आप टीजीटी पीजीटी सबके लिए है ही। देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे सर, कि जो एलटी ग्रेड है उसके लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, क्योंकि इसको लेकर के बहुत क्वेश्चन होते हैं सर। जी जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, तो इसमें देखिए एलटी हो जी, बायोलॉजी, और चाहे जो है टीजीटी हो। जी जी। आपका देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में। हाँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। जी जी सर।
और सेकंड ईयर भी जो है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होते हैं। जी जी सर। फाइनल में आप चाहे केमिस्ट्री जूलॉजी चुनिए, जी जी, और चाहे जूलॉजी बॉटनी चुनिए, जी और जी, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री चुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये डाउट था, मुझे पता था, लेकिन मैं सर के मुंह से इसलिए करवा रहा हूँ तो क्योंकि आप लोग बहुत सवाल करते हैं कि सर बहुत लोग बता रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, केमिस्ट्री नहीं, जूलॉजी और बॉटनी ही होना चाहिए तभी आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल। तो ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ नहीं सर। जी हाँ। इसमें आपका चाहे कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, हाँ, चाहे जूलॉजी बॉटनी हो, चाहे बॉटनी केमिस्ट्री हो, चाहे जी। केमिस्ट्री बॉटनी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 सब्जेक्ट लास्ट में होने चाहिए। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये डाउट क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सर से करेंगे। सर टॉपिक्स को याद कैसे करें, बड़ा कंफ्यूजन होता है, चूंकि ऐसा शब्द था, अभी मैं पढ़ रहा था, मुझसे बन नहीं रहा था, तो याद कैसे करते थे सर आप? बायोलॉजी की ऐसी भाषा ही है जी जी सर। जो इसको मन से पढ़ता है हाँ, तो फिर बनने लगता तो है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अपना अपना जी जी जी, धीरे धीरे हो हाँ, जाता है। कोई दिक्कत याद नहीं। कैसे करते हैं आप, कैसे याद करते थे? अब सर हम तो तैयारी करते रहते थे, पहले तो 5-6 वर्ष इंटर की बायोलॉजी ही पढ़ाए। अच्छा अच्छा तो इंटर की बायोलॉजी तो हमें पूरी तरह से मान लीजिए रट गई थी एकदम। हाँ, बहुत अच्छे से, बड़ी बेहतरीन। हाँ, 10 से 15 हज़ार लड़का हमने इंटर का पढ़ा डाला अच्छा। 5-6 साल में, क्योंकि वहाँ विद्यालय की स्ट्रेंथ भी काफ़ी जो है, हाँ, वो ज्ञान भारती 6-7 हज़ार, 6-7 प्राइवेट पढ़ाते थे पहले तो हाँ। वो रहा। और बीएससी की किताबें भी जो है बहुत अच्छा, फिर उनको तैयार किए हम लोग। तो मतलब कोई सिलेक्शन इतना कठिन नहीं है। जी, जी। थोड़ा सा सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत है, हाँ। और थोड़ा स्ट्रेटजी बना के, मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत बड़ा वो मान लेना है। हाँ। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आसानी से तैयारी करिए, हाँ। आपका चयन हो जाए। सर इनके बहुत सवाल आते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, स्टेप टू स्टेप कैसे चले। स्टेप का मतलब यही है कि सिलेबस लीजिए, हाँ, उसके पहला टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टॉपिक को हमको कहाँ से मिलेगा, या कोचिंग कौन सी पढ़नी है, जी। ये सब डिसाइड कर लीजिए। ये मेन स्ट्रेटजी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना ही पड़ेगा। PYQ आप लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते सर, हैं। मैंने ये जो बुक बता दिया, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जो एररलेस बुक है ये। अच्छा 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 अच्छा। ये नीट की बुक है। हाँ, ये नीट के स्टूडेंट तैयार करते हैं इसको। अच्छा सर। तो इसमें इंटर का, बीएससी का तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन इंटर का सिलेबस आपको काफी कुछ मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जैसे कि मैंने यूथ का बताया, हाँ, और जैसे शिल्पी का बताया, जी, एक घटना चक्र का भी आता है। जी सर। तो ये बहुत बेहतरीन उसमें। और मैं तो ये कहूँगा कि पीसीएस में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, प्रीलिम्स के, प्रीलिम्स या मेंस की भी हाँ। स्पेशल, जो पहले मेंस में स्पेशल सब्जेक्ट भी चलता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ, ये भी अब हटा दिए गए जी पीसीएस जी से। जी। ये ऑब्जेक्ट, ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव वाले एग्जाम में सर, जी जी, अच्छा हो सकता जी है जी, कि वो कैसे क्वेश्चन तो उसमें पूछे गए थे। पीसीएस की जो है, जो डिस्क्रिप्टिव वाला है, हाँ। उसमें पीसीएस का आप ले लीजिए, जी, और जी। उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वो चीज आपको नहीं देखना है। हाँ। आपके सिलेबस के अंदर हाँ, बहुत जो बड़ी चीज। प्रश्न हैं, जी जी सर जी। ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब उठा के जो है पूरी पढ़ने में लगे हैं। हाँ हाँ, PCS बन जाए। हाँ, पीसीएस ऐसा नहीं, जो आपके सिलेबस के अंदर है उस प्रश्न को देख लीजिए। जी सर। ये प्रश्न कैसे पूछ लिया गया, हाँ। लोक सेवा आयोग से है ये भी प्रश्न। तो आप ये मुझे PCS एक आइडिया मिल गया। मैं आप सब साथियों को ये सलाह दूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो PCS एग्जाम्स है, जिसका मेंस होता है आपके सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट का होता है, उसके क्वेश्चंस उठाइए जी। बहुत मजा आएगा सर, ये मदद करेगा, मदद करेगा निश्चित। आपका रिटन के लिए बहुत अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के लिए ठीक है सर। हेल्पफुल तो यहाँ पर आप स्ट्रेटजी की भी बात हो गई हमारी, लगभग जो है यही तरीका होता है यार पढ़ने का। बाकी कम समय है, स्टेप टू स्टेप चलिए चीज़ों को। जैसा ही मैं बार बार इस वीडियो में उस चीज़ को मेंशन भी कर रहा हूँ। अब चीज़ें थोड़ा सा सीटें सर खास करके महिलाओं के लिए ज़्यादा कम है, 29 मात्र सीटें हैं LT में जो है, और बाकी पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 100 कुछ है। तो संघर्ष तो है ही, लेकिन अगर टू द पॉइंट होकर के प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ ले गए तो सिलेक्शन। सीट से कोई मतलब नहीं है, सीट मतलब भी है, हाँ, लेकिन देखिए जो पढ़ने वाला है, बिल्कुल सर, जिसको तैयारी करना है, सीट का हमें कितनी सीट चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। हाँ सर, ये बात तो सही, एक सीट चाहिए। हाँ। आप जो है डट कर भाई मेहनत करिए, हाँ, आपका चयन निश्चित होगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, यहाँ पर तपना तो पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। बिना सर ने एक बहुत बड़ी बात कही है उन लोगों के लिए जो अभी से सीट को लेकर के घबरा रहे हैं और तैयारी नहीं कर आप सीट को ना देखिए, आप अपने सिलेबस को देखिए और तैयारी डट कर करिए। जी 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 सर। क्योंकि वही कहते हैं कि अंतिम सांस तक
हाँ। जब जैसे मौत की अंतिम सांस होती है, उसी प्रकार सर तैयारी में भी जो है अंतिम सांस लगाना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर ने कही। अब अगला ये है कि सर PYQ बुक कौन सी लें, जो ये अभी हाँ सर ने बता ही दिया, ये PYQ के लिए बढ़िया है। ये जो है इसमें आपको आपके कई किताबें आती है सर, घटना चक्र की भी आती है, हाँ, इसकी भी आती है। ये तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि यार इसमें गलतियां भले हैं लेकिन चीजें बहुत अच्छे तरीके से हाँ बहुत मददगार। अब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, GIC लेक्चरर की भी हैं, हाँ, बहुत DSSB के भी हैं। जी सर, TGT जैसे और KBS NBS सब है। जी, KBS है, NBS है, सभी कुछ है। और ये जो बुक है आपकी, मैंने इसको ईररलेस वाली जो बात कहा, हाँ, ईररलेस में आपका नीट के भी प्रश्न हैं, और तमाम जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई प्रकार के, उसमें आगे लिखा हुआ है कि ये प्रश्न यहाँ पूछा गया। बिल्कुल सर, हाँ, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर एक चीज़ ये हो गई, और मैं फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी तो सर को दोबारा बुलाऊंगा, उसके लिए चिंता मत करिए। अब सर हमारे साथ ही रह रहे हैं, हमारे ही विद्यालय में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम सर को लाएंगे और गाइडेंस आपको देंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि मेंस की तैयारी अभी से करें या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद करें? सर प्री और मेंस का लगभग सिलेबस जो है वो तो एक का ही है सर, वो तो बिल्कुल पूरी तरह से सेम है। हाँ, सेम है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। उस सिलेबस में क्या है कि आप अगर रिटर्न भी लिखते जाते हैं, भाई A4 साइज का पेज लीजिए, ब्लैंक वाला। अच्छा, प्लेन पेपर होता है ना, लाइन तो होती नहीं, लाइन नहीं रहती। लोक सेवा आयोग के जो बुकलेट वो कॉपी होती है, कॉपी प्लेन होती है। ये ऐसे A4 साइज का पेपर, इस A4 साइज के पेपर में आप जो है इसी में अभ्यास करिए, लिखिए, और साथ साथ उसमें आपकी तैयारी भी प्री की भी होती जाएगी, मेंस की भी होती जाएगी। यही मैं इन लोगों को भी सलाह देता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आपके माध्यम से बातें वहां तक पहुंचाना चाह रहा था और आपका अनुभव भी है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि हमने लगभग सारे जो है टॉपिक्स को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सवाल अगर बाय द वे छूट गया हो, हालांकि मैंने कवर तो सब किया है, कोई छूट गया होगा कमेंट करिएगा। मैं फिर से एक बार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, और सर जरूर जो है अपना समय देंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि सर ने मेहनत किया है, इसलिए आप लोगों के लिए वो लगातार हमारा साथ देंगे। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं सर को धन्यवाद बोलते हुए इस वीडियो से विदा लूंगा, और आप सबको भी कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक यार। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से तैयारी ना करिए, डरिए नहीं, सर ने बता दिया, मेरा डर निकल गया। सर मेरे अंदर थोड़ा सा कभी कभी हेजिटेशन था, लेकिन जब चीज़ों को आपने बताया कि यार इंटर लेवल का ऐसे है ना, जी तो सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब बात करने के बाद आपसे मेरा भय निकल गया, तो इनका कितना निकला होगा जी मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन आपका है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। जी सर, आप अपना कुछ सुझाव। ये जो बहुत मतलब गरीब बच्चे रहते हैं, उनके अंदर ये रहता है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समस्याएं हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। जी सर, तमाम जो है बातें रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम भी जो है, हमें मेहनत मजदूरी भी करना पड़ा पढ़ाई के लिए, बताइए, और हमने प्राइवेट जो है BSc के बाद जो है पढ़ाना शुरू कर दिए। जी। और लेकिन ये रहा कि हम जो है मेहनत बच्चों के साथ भी खूब मेहनत किए। हमारा सिलेबस बहुत अपने तरीके से अपने टॉपिक पर ईमानदारी से मेहनत, बस मेहनत करिए। और मैं जो इंटर की बुक बता दिया कि आपको रमेश गुप्ता और जो है MP कौशिक बॉटनी की और बीरबाला रस्तोगी की बुक, इसमें इन किताबों यदि आपने पढ़ लिया, या तो रमेश गुप्ता MP कौशिक पढ़िए, या तो बीरबाला रस्तोगी की बुक पढ़ लीजिए। अच्छा। कोई पूरी पढ़ना जरूरी नहीं है, अपने टॉपिक को उनमें से जो किताबें आपने इंटर में पढ़ा है वो किताबें आप पढ़ लीजिए। और उसमें आपका लगभग 60-70% मैं कहता हूं कि उसमें आपका सिलेबस समाहित है। जी सर। और मैंने जो है ये परीक्षा दिया, इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो इंटर का प्रश्न ना हो। जी सर। मैं ये पेपर भेज दूंगा आप लोगों को, परेशान ना होइए सर, इसकी मैं फोटो ले लूंगा। सर ने आश्रम पद्धति एग्जाम का भी मेंस लिखा हुआ था, और हालांकि चूंकि GIC लेक्चरर ज्यादा बेहतरीन पोस्ट होती है, इसलिए ये आश्रम पद्धति का पेपर है सब मेंस का। अच्छा, तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।